11 तक स्टिल डैमेज जो होता है वो मैनेजेबल होता है, अगर आप एक लिमिट में लाइक एंजॉय कर रहे हैं तो। ट्वेल्थ के हम्म। मिड तक, 12 के स्टार्टिंग से, मिड क्या स्टार्टिंग से ही अगर आप समझना स्टार्ट नहीं किए तब लाइक बहुत मुश्किल है। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक दिन, जैसे मैंने संडे बना लिया था, संडे को मैं हाँ, बफर रखता था, रेस्ट रखता था, लेकिन बाकी बिल्कुल। सारे दिन मैं वो सब नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ता था। बिल्कुल। तो जी। मतलब मेरा एक एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसके कारण मैं एक्चुअली एनआईटी में जा सका। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह और मैं केजीएस में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं आज आप लोगों को अपने एक स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ, जिसने इस साल जेई का एग्जाम दिया और उसके तहत उसको एनआईटी अगरतला में एडमिशन मिला। बहुत ही रोचक इनकी जर्नी रही है। तो आइए हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी करी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या चीज़ और हम बच्चों को बता सकते हैं जो अगले साल जेई देने वाले हैं उनके लिए। तो वेलकम आदित्य, वेलकम। कैसे हो? थैंक यू सर। अच्छा हो सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया आदित्य। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि आपका सिलेक्शन एक बढ़िया एनआईटी कॉलेज में हो गया, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात होती है वो ये होता है कि उनका जो स्टूडेंट है वो एक अपने अच्छे गोल को अचीव कर ले। इससे बढ़िया बात टीचर के लिए और क्या हो सकती है ना? तो मुझे तो अभी भी वो दिन याद है कि जब मैं आपके साथ 11th में मिला था, 11th क्लास है ना, तुम लोग काफी छोटे बच्चे थे। वो मैं आई थिंक काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था, रिलेटिव मोशन से जी स्टार्ट सर। किया था मैंने ना जी पढ़ना सर। आप लोग। एनएलएम स्टार्टिंग से। के कुछ, हाँ, एनएलएम से एक दो लेक्चर मैंने काइनेमेटिक्स का लिया था एज ए हम्म। रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, पूरा कोर्स मैंने ही कवर किया था, है ना? तो वो एक दिन था और आज एक दिन है। तो जी सर। मतलब ये एक मतलब मुझे अपने आप में इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसको मैं एक टाइम पे पढ़ाया करता था, जिसको डांटा करता था कि ऐसे मत करो, ये मत करो। मतलब इट्स अ सर वेरी बक विनिंग मिनिस्टर को ले फीलिंग। रही। हाँ, बक मतलब मिनिस्टर को बहुत ले ही रही। बढ़िया फीलिंग है ये तो। मतलब मैं खुद इतना खुश हो रहा हूँ कि मैं किसी और का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ छात्र है। तो सबसे पहले आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड माय फ्रॉम माय ऑल टीम। थैंक तो यू सर। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ठीक है, कि आप कितने खुश हैं इस रिजल्ट से और क्या बेहतर करना चाहिए था? तो सबसे पहले आप सर, बताइए कि कितना खुश हैं आप इससे। सर खुश तो है क्योंकि जो 2 साल का मेहनत था वो आज जाकर कंप्लीट हो गया। 2 साल का मेहनत का फल है ये। पर दुख इस बात का है कि कुछ अच्छा और किया जा सकता था, अगर थोड़ा पहले पता रहता तो थोड़ा सा और कुछ अच्छा मतलब किया जा सकता था। हो सकता है कि आज मैं एनआईटी अगरतला में ना होकर कोई और एनआईटी त्रिची में होता या किसी और अच्छे आईआईटी में होता। तो उस बात का थोड़ा सा तो दुख है। हाँ, ये एक्चुअली होता है, ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि हमेशा वो अच्छी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं कि और बेहतर कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि अभी ठीक है, आप आगे आने वाली जो आपकी लाइफ है उसमें आप और बेहतर करें, ये मेरी मनोकामना है। दूसरी बात, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था 11th? जहां तक मैं समझता हूँ चीजों को, 10th से 11th में जब बच्चे आते हैं वो एक ट्रांजिशनल फेज होता है, तो वहां पर तो चैलेंजेस आते ही हैं। रादर देन दैट, और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए पूरे 2 साल की जर्नी में? एकेडमिक प्रॉब्लम्स, और आपने कैसे मैनेज किया उन टाइम टेबल्स को, सो एवरीथिंग एक बार बताएं ताकि बच्चों को कुछ हेल्प मिले। सर सबसे पहला तो बात है जो शायद सबके साथ रिलेटेबल होगा, वो तो 10 से 11 का गैप होता है, क्योंकि हाँ, उसमें एक बिल्कुल। बहुत ही मासिव जंप होता है। खासकर हाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे रहते हैं तो वो स्कूल के अलावा काफी ज्यादा एक हाई जंप होता है, क्योंकि कितना भी है स्कूल में हमें बस फॉर्मूला रटवाया जाता है, फॉर्मूला से हम लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग रहता है, एक कॉन्सेप्चुअल एज आता है जो बहुत समय हम लोग को अपना स्कूल वाला माइंडसेट छोड़कर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला माइंडसेट पकड़ना रहता है। तो वो जंप काफी ज्यादा रहता है।
मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार अपना स्टार्ट किया था पढ़ाई करना 11th का, एक कम्पिटिटिव लाइक एग्जाम के लिए, तब मैंने पहले दिन ही गिव अप कर दिया था कि मुझसे नहीं होगा। ये एक पहला बात है। दूसरा बात है जो शायद सबको सबको प्लेग करेगा पूरा 2 साल का जर्नी में, वो है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रास्टिनेशन। बाकी हाँ, मारना। बिल्कुल ये टाइम ये मैनेजमेंट सबको को प्लेग लेकर तो करेगा। बहुत। ये सबको क्लिक करता है। 11th कितना भी है तो हम लोगों को उतना प्रेशर नहीं रहता है। हम लोग को हमेशा एक हैबिट बना रहता है कि इस साल हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, इसी साल के एंड में हमें एग्जाम देना है। हम्म। जेई और नीट में थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें 2 साल का टाइम स्टैम्प रहता है। और बच्चे अधिकतर टाइम, बच्चे क्या मैं भी अधिकतर समय सारे लोग 11th वेस्ट कर देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैवी लगता है। यहाँ तक कि हाँ, बहुत लोग जो 11th वेस्ट कर देते हैं वो लोग प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ते नहीं है, तो उनका और ज्यादा खराब होता है। तो ये कुछ बिल्कुल कॉमन चीजें हैं जो लाइक मुझे मेरे हिसाब से सबने फेस की होंगी। बिल्कुल। आपके हिसाब से जहां तक मैं बातों को समझ पा रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि जो बच्चे 11th में आ रहे हैं उन्हें लगता है कि अपने पास बहुत लंबा टाइम है तो थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं, तो वो थोड़ा बिल्कुल। कैजुअली लेते हैं 11th क्लास को। जबकि अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से बात करूं तो 11th का फिजिक्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। और वहां पर बच्चे चीजों को लेते हैं कैजुअल बिकॉज उन्हें लगता है कि हमारे पास तो लंबा टाइम है। दैट्स प्ले अ वाइटल रोल जिसमें बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, या यूं कह लीजिए जो जितना बढ़िया करना चाहिए था उतना नहीं हो पाता, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं 12th में देखने को मिलता है ना। सो दैट्स वेरी नाइस पॉइंट जो आपने रेज किया, है ना। तो मैं बताइए मैं बताइए। यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कि 11th तक 11th तक स्टिल डैमेज जो होता है वो मैनेजेबल होता है अगर आप एक लिमिट में लाइक एंजॉय कर रहे हैं तो। 12th के स्टार्टिंग से, मिड क्या स्टार्टिंग से ही अगर आप संभालना स्टार्ट नहीं किए तब लाइक बहुत मुश्किल है, तब हाँ, आगे बढ़ना मुश्किल है। नहीं बिल्कुल बात सही, क्योंकि सब्जेक्ट तीन तीन सब्जेक्ट हैं और तीनों की अपनी अपनी डिफिकल्टीज अलग लेवल की हैं। तो आप तीन तीन चीजों को मैनेज कर पाना, तब जब आपने 11th में थोड़ा कैजुअल दिखाया है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो पड़ जाता है, दैट्स वेरी फाइन। बट एक चीज और है, जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर बच्चे काफी प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तीन तीन सब्जेक्ट हमें करना पड़ रहा है। हमें डेली क्लासेस करना पड़ता है, हमें डेली होमवर्क करना पड़ता है, कभी वो फिजिक्स का करते हैं तो कभी केमिस्ट्री का करते हैं, कभी मैथ का करते हैं। तो कई बार रिवीजन जो पुराना वाला चीज है वो छूट जाता है, जिससे उनके टेस्ट के जो आंकड़े हैं वो गलत आना शुरू, मतलब उतना अच्छा नहीं आ पाता टेस्ट में रिजल्ट जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का एक इशू रहा है बच्चों के लिए। तो आपने इस चीज को कैसे ओवरकम किया, आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे तीनों सब्जेक्ट पे, क्या क्या आपका टाइम का कंट्रीब्यूशन था, एक बार आप मैं जानना चाहूंगा आपसे। मेरा एक हैबिट तो था कि मैं बस में ट्रैवल करता था, तो मेरा बस में ट्रैवल करने में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मतलब समय लगता था। ट्रैवलिंग में मेरा समय लगता था, मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, बहुत सारे काम है घर में है, तो मैं किसी तरह से एक गैप बना लेता था कि अगर मैंने आज पढ़ा और मैं कल उसे पढ़ने वाला तो कम से कम 10 मिनट का एक रिवीजन मैं कर लेता था। इससे मैं हम्म। कॉन्सेप्ट में अपडेटेड रहता था। अब बात आती है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना देखिए, बस की बात सब में सबकी नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। मेरे पास मेरे समय मेरे मैं भी नहीं कर पा रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम में, करना तो मुझे भी नहीं था। 3 सब्जेक्ट थे, सब कुछ किस तरह से हैंडल करें। तब मेरे दिमाग में एक अच्छा लाइक एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल आया। सबसे पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका, मैंने अपना एक अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स को दिया। मेरा फिजिक्स काफी अच्छा था। बहुत बच्चे ऐसा करता भी है, जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है वो आपकी देन है, फिजिक्स आपकी देन है, बहुत अच्छा लगने लगा था। तो मैं फिजिक्स में तो ज्यादा से ज्यादा समय एक फिजिक्स को दे रहा था, वो मेरा स्किल डेवलप कर रहा था। लेकिन फिजिक्स को देते देते एक दिन अगर मैंने फिजिक्स को दिया तो मैं दूसरा दिन टोटल डिवोट मैं करता था टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, 3 सब्जेक्ट थे मेरे पास। एक चीज मैंने देखा था, नोटिस किया था कि बच्चों का 2 चीज का प्रेशर रहता है, एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, दूसरा एक बोर्ड्स का। मैंने हाँ एक चीज नोटिस की, एक चीज अच्छा बहुत नोटिस किया कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तब आपके लिए बोर्ड्स ज्यादा हार्ड नहीं रहते, वो हाँ, कतई ये हार्ड नहीं रहते बिल्कुल हैं। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो जो लोग ये कह के रोते हैं कि मेरा बोर्ड्स का कैसे तैयारी करना है, मुझे क्या से क्या करना है, वो एकदम बकवास है। अगर आप
अच्छे से जेई का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मन लगा के जेई का या नीट का तैयारी कर रहे हैं, मैं जेई का स्टूडेंट हूं तो मैं जेई के हिसाब से ही बोलूंगा। हाँ, वो तो जेई का टोटली तैयारी बहाना है ये। कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए बोर्ड सिर्फ 2 या 3 दिन का बात है, वो भी एग्जाम के पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये करना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको कैलकुलेशन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड्स हम्म, में अधिकतर चीज जब आप क्लास 11th या 12 में चले जाते हैं, कैलकुलेशन में चलते हैं। जो बिल्कुल पार्ट बिल्कुल। दिक्कत होता है थ्योरी का रहता है। और थ्योरी आप 1 या 2 दिन पहले समझ कर, अगर आप अच्छे से जेई का तैयारी में पढ़े हुए हैं, तो आपको टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वो आपके अपने भाषा में समझ में आता है। आप बस 2 या 3 दिन पहले बस अपना करते बोर्ड्स का किताब पढ़कर उसे कर सकते हैं। और ये मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड्स मैंने भी दिया और मेरा अच्छी तरह से 95% आया है बोर्ड्स में, आईएससी में। तो ये अच्छा, एक बात है। आईएसएस। सबसे पहला, बोर्ड्स बोर्ड्स का रोना नहीं है। दूसरा बात, आपको अगर आप हर दिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं समय, हर एक तीनों सब्जेक्ट के लिए, कोई बात नहीं। आप वीक में हर एक दिन बनाएं कि आज मैं इसे करूंगा, आज मैं इसे करूंगा, आज मैं इस सब्जेक्ट को करूंगा। एक गोल बनाइए और डेली जैसे डेली बेसिकली, आप बिल्कुल, बेसिकली टारगेट दैट। बेस की बात कर रहे हो तुम, है ना? कि एक टारगेट तय कर लीजिए कि आपको इस सब्जेक्ट का को इस हफ्ते इतना पढ़ना है, मतलब इतना क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं। ये टॉपिक मेरा इस हफ्ते खत्म होना चाहिए तो खत्म होना चाहिए। अब चाहे तुम आज खत्म कर लो, चाहे कल खत्म कर लो, या परसों खत्म कर लो। तो ये स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल सही बता रहे हो कि रादर देन ये बात सोचे कि हम एक दिन में सब कुछ कवर कवर करें, इससे बेहतर है कि अपने माइंड को एक टारगेट दे दिया जाए कि भैया एक हफ्ता है अपने पास, एक हफ्ते में फिजिक्स के ये दो चैप्टर हमें खत्म करने हैं, केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर करना है, और मैथ्स का ये दो चैप्टर खत्म करना है। ऐसे करके अब इस एक हफ्ते में, जरूरी नहीं है कि आज कल परसों, तुम इस हफ्ते में आज पढ़ लिए, आज खत्म कर लिए तो अच्छी बात है, या फिर कल कल खत्म कर लिए। तो मतलब ये भी बिल्कुल, माइंड को जब टारगेट मिलता है तो थोड़ा माइंड एक्टिव हो जाता है। टारगेट है, हमें खत्म करना है कैसे भी करके। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आदित्य, कॉलेज कब से जाना है आपको? कॉलेज हम लोग को अभी तक कॉलेज कब कोई से जाना है? रिपोर्टिंग डेट तो नहीं मिला है। फिजिकल रिपोर्टिंग डेट हाँ, अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग हम लोग गेस कर रहे हैं 20 से लेके 23rd होगा। तो पकड़ के चलिए उसी समय मुझे से लग रहा है कॉलेज कि स्टार्ट होगा। जहां तक मुझे लग रहा है अगस्त अगस्त से ही सेशन स्टार्ट होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। मेजरली तो अगस्त से स्टार्ट, अब देखते हैं। अब आप जैसा हो, आप वो तो आप बताओगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस जी। थिंग्स, क्योंकि हम काफी बच्चे जो है वो मूवीज वगैरह देखते ही हैं, तो इसके अलावा अगर पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अलावा किस चीज में इंटरेस्ट था पढ़ाई के अलावा? गेम्स कोई हो गया, मूवीज मैं देखना हो गया? मैं गेम्स और स्पोर्ट्स में उतना फोकस नहीं रखता था, लेकिन मैं आपका कहानी पढ़ने में बहुत ज्यादा फोकस रखता था। उसका स्टोरी। एक मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिला कि मुझे बहुत सारा जो वर्ड्स पढ़ने की आदत हो गई, बहुत ज्यादा तक बैठकर पढ़ने की आदत हो गई, जो मुझे देख, कहीं ना कहीं बेनिफिट दे गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं आज भी बच्चों को जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो बोलता हूँ कि तुम लोग करते क्या हो, कोई क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधे में ही दम तोड़ देते तो हैं। वो बहुत गंदा है, खासकर जब जे वो एडवांस में लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं तो लंबे लंबे बहुत गंदा क्वेश्चंस है। आते हैं, बिल्कुल। अब ये अगर आपको मतलब बड़ी बड़ी लाइंस पढ़ने की हैबिट नहीं बनी, और हैबिट एक दिन में नहीं बनती है ना, कि आज पेपर है जे एडवांस का, कल रात को ये हैबिट बना लेते हैं कि पूरा लंबा क्वेश्चन पढ़ डालेंगे। ऐसा होना होता है। तो ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आपके अंदर है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपके अंदर है कि आप अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा, अगर आप कुछ और बुक्स वगैरह पढ़ें जिससे आपका एक मनोरंजन भी हो रहा हो, और साथ में ये एक चीज आपको इनडायरेक्टली आपके स्टडी में हेल्प कर रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सो रीडिंग अ बुक इज ऑल्सो गुड थिंग। तो बच्चों, आप लोग भी इस चीज को नोट कर लो कि बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बच्चों से कहता हूँ, 11th वाले बच्चों से तो मैं बोलता हूँ कि आपको बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर में होते हैं उनको मैं सख्त मना कर देता हूँ, भैया आपको बुक नहीं पढ़ना है, आपके पास वैसे भी समय बहुत कम है। बट हाँ, जो बच्चे 11th में हैं, वो बढ़िया अपना हैबिट डाल ले अभी से, बुक स्टडी करे। जरूरी नहीं है कि वो कोई बुक नॉवेल हो, कुछ भी हो। अगर आपको नॉवेल पढ़ने की इच्छा होती है, आप वो पढ़ लो। अदरवाइज फिजिक्स के कई सारी अच्छी किताबें हैं, मैथ्स की कई सारी अच्छी किताबें हैं। कोई भी किताब लो, अच्छी किताब, और उसको पढ़ो। पढ़ने से पेशेंस बढ़ता है अपने अंदर,
और चीजों को समझने की, खुद से समझने की क्षमता बढ़ती है। दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो और कोई कुछ गाना वाना गाना गाते हो, सिंगिंग का कोई शौक है, गिटार नहीं, कोई? मैं गाता तो नहीं था, लेकिन हाँ गाना लिखता जरूर था। गाना कहानी ये सब लिखता जरूर था। क्रिएटिव वर्क में मैं मतलब काफी ज्यादा रुचि रखता था, अभी भी लिखता हूँ। अच्छा। वो तो जब वो कहते हैं ना, कॉलेज विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। तो जब कॉलेज में जाओगे तो जो जितनी भी तुम्हारे अंदर की नॉलेज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगी बाहर ना। तो होना चाहिए इंसान के अंदर पढ़ाई लिखाई सारे सारे अच्छी बातें करें, बट थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी नाइस थिंग। तो आदित्य, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात करें तो हाँ बताओ। सर एक चीज मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से मेंशन करना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे मैं आपने बोला स्टोरी ये सब पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक दिन, जैसे मैंने संडे बना लिया था। संडे को मैं हाँ बफर रखता था, रेस्ट रखता था। लेकिन बाकी बिल्कुल। सारे दिन मैं वो सब नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। बात बात सही कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया आगे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए ये सवाल, लेकिन फिर भी सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। फिजिक्स फिजिक्स बहुत हाँ, अच्छी तरह से बनता था, बस बनता था। मुझे 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 याद है कि जो तुम लोग का जो बैच था उसमें तुम थे, और एक छुटकी थी। छुटकी का शायद कल उसका इंटरव्यू लूँ। और एक प्रगति थी, स्वप्निल था, कृतिका थी। तो इन सब का फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। और मुझे अभी भी याद है कि जब बात हुई थी सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन पढ़ाने की तो वो दिन मुझे भी याद है, ऐसे पढ़ाने की बात हो रही थी। तो फिर वो कहानी छोड़, रहने दो, वो अलग ही कहानी बन जाएगी। बट हाँ, ये मुझे बीच बीच में याद था। बीच में आप मार्वल का क्या बोलते हैं, एक्टिंग करते थे थैनोस का। हाँ हाँ, ये तो ये मुझे याद है, कुछ बीच में मैंने थानोस वाला डायलॉग खूब चलता था, है ना। और बड़ा मजा भी आता था मुझे तुम लोगों को पढ़ाने में। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि फिजिक्स पढ़ाने का मजा तब आता है जब सामने पढ़ने वाला मतलब रुचि रख रहा हो चीजों को समझने में। मतलब उनका समझने का शक्ति और समझने की जो इच्छा होती है, दोनों होना बहुत जरूरी है फिजिक्स को सीखने के लिए। तो ये सर मतलब मुझे आप तुम्हारे बैच में दिखा था। आपने आपने आपका एक्चुअली हुआ क्या था हम लोग के साथ कि आप हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाते थे, जिसमें इंटीग्रेशन ज्यादा रहते थे। मुझे अभी भी याद है वो रिंग जो एक स्पीयर पे कितना मतलब कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, उस टाइप का एलिमेंट लेके जो स्फीयर वाला समझाते थे। क्वेश्चन, वो स्फीयर के वो ऊपर रिंग वो पहना दिया। हाँ, वो इतना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। प्लस एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो गया था जिसमें हम लोग अपना रगड़ा करते थे। तो जहां वो तक उसी मुझे, कारण से हम लोग बस मोहब्बत हो गया फिजिक्स से, 11 से। एक्चुअली मैं भी एक्सपेरिमेंट करता था ना, मैं देखता था कि कितना तुम लोग झेल सकते हो। मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़े आसान सवाल, थोड़े मीडियोकर लेवल सवाल, जेईमेंस लेवल का सवाल, फिर टेस्ट करने के लिए कि तुम कितना झेल सकते हो चीजों को। तो उसके लिए मैं एक दो क्वेश्चन फिर आप ऐसे जरूर फेंकता था क्लास में। फिर आपने तो इरोडोप करवाना स्टार्ट कर दिया था। इरोडोप, हाँ, प्रोटोप। न्यूटन्स लॉ के बाद मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली रूडोप सॉल्व करवाया था। एनएलएम के बाद तो वर्क पावर में तो मैंने, मुझे लगता है कि वर्क पावर के 90% क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दी थी रूडोप के। तो और सबसे बड़ी बात है ना, देखो, तो इंटरेस्ट सामने वाला लेता है ना, तब जाके टीचर भी थोड़ा सोचता है कि चलो भाई बच्चे दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो उनको जरा मतलब पढ़ाया जाए, उनको कंटेंट दिया जाए वैसे। तो तुम्हारे बैच में थे वैसे। स्वप्निल भी बहुत बढ़िया, मतलब उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था स्वप्निल का। छुटकी छुटकी का तो मतलब मत ही पूछो वो तो वो उसका भी हार्ड वर्कर थी, वो हार्ड वर्कर थी। हम तो वो उसे देख बहुत के हार्ड लाइक वर्क शर्म करती थी खाते वो। थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं मैं इवन कभी कभी डाउट पे जाता था विजिट करने के लिए, जो तुम लोग का डाउट जहाँ पे तुम बैठते थे पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी वाला जो तुम्हारा था ना, वहां पे मैं कभी कभी जाता था तो देखता था कि वो अकेले बैठ के कर रही है क्वेश्चन। तो मैं गया, मैं बोला कि क्या कर रही हो तुम? तो वो कह रही है कि सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के इरोडो, उसने इरोडो खरीद लिया था बट वो उसको खोल नहीं रही थी। मैंने कहा बेटा कहाँ है बुक, जरा दिखाओ तो। मस्त उसका नया किताब था, उसने खोला नहीं था। मैंने कहा रुक जाओ मैं कराता हूँ सॉल्व इसको। फिर मैं उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया रोडो का। तो यू गाइस वर वो वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे मुझे और वो मजा आता था फिजिक्स पढ़ाने में। वो अपना कॉपी में ही सवाल बनवाती थी, हम लोग बस देखते रहते थे। हाँ, उसका बहुत बढ़िया हैबिट वो था। वो बढ़िया। तो मतलब तुम लोग बढ़िया काम कर रहे थे, बस थोड़ा बहुत
एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट सुन के मुझे थोड़ा सा शॉक लगा कि यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अगेन वही होता है ना कि आप एक्चुअली जेई एडवांस मेंस जो है ना, पूरी लंबा जर्नी, लंबा जर्नी। अब मैं तो तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से था, अब एंड में लास्ट के एक दो तीन महीने में ना जो थोड़ी गड़बड़ अगर बच्चे ने करी, उसका इफेक्ट रिजल्ट पे पड़ जाता है, और जिसकी वजह से रैंक जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं या जो बच्चा खुद एक्सपेक्ट करता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो दो तीन बच्चों का जो मेरे तुम्हारे बैच से थे, उनका सुनकर थोड़ा मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे पर्सनली बात भी किया, कनेक्ट किया उनसे, उनको समझाया कि ठीक है, लाइफ है, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है, तो इसको लेकर टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आदित्य, आज के लिए आखिरी सवाल तुम्हारा तुमसे, और ये है कि अपना तुम अपने आप को आज के 4 साल या 5 साल बाद, चलो 5 साल के लेते हैं, 5 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? कहीं रिसर्च फील्ड में देखना चाहते हो, या किसी आईटी कंपनी में देखना चाहते हो? क्या क्या होगा, मतलब 5 साल बाद तुम्हारा क्या सपना है? सर मेरा एक्चुअली इच्छा रिसर्च आपका एआई में है। एआई में भी एक्चुअली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में है, मेरा उसका रुचि बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं चाहूंगा, कुछ भी करके चाहूंगा कि मैं उस पार्ट तक पहुंच सकूं। ओके, बस सो मेरा एक कंट्रीब्यूट करने का इच्छा है सोसाइटी को। हाँ, एआई आज के टाइम पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसका बहुत यूज है। ऑब्वियसली एआई की जरूरत जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है, क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी जो भी चीजें होती है वहां पर तो ह्यूमन तो होता नहीं ऑपरेट करने के लिए। और जैसे मानो चंद्रयान या कोई भी ऐसा कोई मिशन होता है, स्पेस मिशन, उसमें रियल टाइम पे सिग्नल नहीं भेज सकते अपन, क्योंकि डिस्टेंस इतना लार्ज है ना, अर्थ से चंद्रमा तक का जो डिस्टेंस है वो इतना लार्ज है। सिग्नल अगर अब हम भेजेंगे अभी, तो अगर लाइट की स्पीड से भी जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लग ही जाएगा, तो रियल टाइम पे हम डाटा मार्स को एनालाइज। हाँ, मार्स पे भी जो बट मिशन है, मार्स पे भी जो मिशन है उसके लिए कम से कम हाँ, शायद 7 दिन लगता है हाँ, तो सिग्नल ऑब्वियस पहुंचने सी में। बात है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर एआई टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए, तो वो ऐसा है कि वो खुद से डिसीजन ले पाएगा उस टाइम पर, रियल टाइम पे, और उसको एग्जीक्यूट करके हो सकता है कुछ बड़ी अच्छी, मतलब कोई अच्छे से कारनामे हमें देखने को मिले इन फ्यूचर। उम्मीद करते हैं कि यार तुम जैसे यंग माइंड और आगे चले और बढ़िया काम करें, और अपने सर फैमिली के साथ साथ देश का कंट्रीब्यूशन करें। यस। सर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जो लाइक हाँ, बोलो। बहुत लोगों को शायद मोटिवेट करे। तो जी। मतलब मेरा एक एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसके कारण मैं एक्चुअली एनआईटी में जा सका। सबसे पहला बात तो 12th तक के स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑलमोस्ट मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ स्टडी पे डिपेंड था, मैं खट रहा था, सब कुछ कर रहा था। एक चीज मैंने बहुत ही ज्यादा देखा, एक चीज बहुत ही अच्छा चीज देखा कि कुछ भी करो लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दो। टेस्ट मॉक लिखना बहुत टेस्ट जरूरी है, देने बिल्कुल। मॉक टेस्ट देने से ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारा कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक तुम्हारा अंदर में एक इंस्टिंक्ट बैठ जाता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया है। तुम एक हम्म। एवरेज मार्क प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा क्या आने वाला है। जैसे जब मेरा मात्र 35 डेज बाकी था, आपको तो शायद याद होगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन का बहुत ही गंदा गया था। हाँ, तुमने मुझे बताया। बहुत ही गंदा गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ऑलमोस्ट 35 डेज थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम में बोर्ड्स भी था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने जो खटा, मैं एक्चुअली उस दिन उस समय हर एक दिन 14 घंटा पढ़ रहा था। जी। दिन में 3 टेस्ट दे रहा था। जेई मेन के बैठ के 3 मॉक टेस्ट दे रहा था, टाइम रिड्यूस करके पूरा पेपर 3 घंटा का मैं उसे 2 घंटा 30 मिनट में दे रहा था। तो मैं इस तरह से हार्ड वर्क ग्राइंड कर रहा था। और मैंने एक चीज बहुत अच्छा नोटिस किया कि जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा ले, जितना ज्यादा आपका चांस उतना बहुत ज्यादा सही, बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है, ये मैं भी कहता हूँ बच्चों से कि टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ क्लास में पढ़ने से, खुद से प्रैक्टिस करने से, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट हमने जितना पढ़ाई करा उसको हम कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, दैट्स मतलब वहां पे अपनी अपनी एफिशिएंसी पकड़ में आती है, कितनी एफिशिएंसी। तो बहुत बढ़िया पॉइंट तुमने रेज किया। तो आदित्य, बहुत बहुत और धन्यवाद। दूसरा लास्ट चीज मैं बात, तुमसे, हाँ बोलो। सर दूसरा बात, आप तो शायद देख ही रहे होंगे कि इस साल पूरी तरह से पैटर्न चेंज हो गया है कि जो टॉपिक है वो कोई पर्टिकुलर हाई वेटेज टॉपिक की जगह डाइवर्स टॉपिक से आ रहे हाँ, ये हैं। तो जो लो नेचर वेटेज टॉपिक जीवन थे, का भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही कहा।
तो एक दूसरा बात ये है कि अब वो पॉइंट जा चुका है, जब टीचर्स या कोई भी, आप यूट्यूब का कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेंगे, सोचेंगे कि ये सब मेन टॉपिक से वही पढ़ेंगे, उससे हो जाएगा। वैसा बचा नहीं है। जेई एडवांस का मुझे अभी भी याद है, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो आपने हमें एसएचएम बहुत अच्छी तरह से पढ़वाया था। एसएचएम और आपका सूडो फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि लिफ्ट में आप सूडो फोर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हाँ, डायरेक्टली दो क्वेश्चन आ गए थे, कितना मैक्सिमम डेविएशन है। तो एक बात मैं अच्छी तरह से, एसएससीएम वाला मतलब क्वेश्चन एक तो बहुत ही डायरेक्ट आया है नोट से भाई। एसएससीएम वाला क्वेश्चन तो हाँ डायरेक्ट नोट से आया है। वो एक तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया है और एक रॉड वाला क्वेश्चन आया है, दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ गए हैं। और लिफ्ट वाला सर। क्वेश्चन याद करो, मैक्सिमम वेट मिनिमम वेट, ऊपर जाते वक्त नीचे जाते वक्त, ये भी क्लास में मैंने करा रखा था। हालांकि मैंने तो उसमें वेट चार पांच ऑब्जर्वर से करवाया होगा था, तुम्हें अगर याद हो तो। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, एक हम्म। ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है ऊपर, एक दूसरा ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है। तो मैंने प्रॉपर टेबल बनवा रखा था उसका। तो ये तो मुझे बहुत अच्छे आप से याद आप आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए थे समझाने में हमें। वो है। बहुत ज्यादा हार्ड था। एक्चुअली क्या है ना, देखो यार, ये सब पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हम जब कोई काम करते हैं, उस काम में मजा आता है, गुस्सा आता है, खुशी होती है, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो एंजॉय करना चाहिए, और क्या है, एंजॉय करो उस फेज को, है ना। तो एक मैसेज क्या देना चाहोगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए जाना चाहते हैं बच्चे, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए? एक स्पेशल मैसेज क्या हाँ, रहेगा तुम्हारा? एक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज जो मैंने एक्चुअली चाणक्य से मतलब डिराइव किया था। ओके। चाणक्य जी ने कहा था कि नेवर गिव अप अंटिल द लास्ट मोमेंट। वाह, नेवर गिव गजब, अप अंटिल द लास्ट मोमेंट। गजब, गजब। ये मैं ये मैंने एक्चुअली मोशन में देखा जब मैं जे एडवांस का सेकंड पेपर दे रहा था। सेकंड पेपर तो आप जानते होंगे कितना ज्यादा स्कैंडलस था, बहुत, कितना ज्यादा हार्ड आया बहुत। था। हाँ, हाँ। तो सेकेंड मैं पेपर, मेरा यस। सेंटर टीसीएस गीतो बितान पढ़ा था। तो मैं उसमें, मुझे अभी भी पूरी एकदम अच्छी तरह से याद है, डिटेल में याद है। मैं बैठा हुआ था, फिजिक्स मेरा स्ट्रांग है, तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन मैंने खोला। आधा घंटा निकल गया, मेरा फिजिक्स का एक क्वेश्चन बना, वो भी तुक्का मार के, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन ही वो प्लेनेट वाला था, कि स्टार वाला था, कि उसमें से स्टार किस तरह से मास लूज कर रहा है दूसरा में। वो वाला क्वेश्चन था। तो ओके, वो मुझे मास। बहुत ही ज्यादा मैं डिसहर्टेड हो गया था पूरी तरह से। मैं लाइक लाइक गिव अप कर दिया था कि मुझसे अब नहीं होने वाला है। वो क्वेश्चन मैं तब कंट्रोवर्शियल उसी तरह पार्ट है, से तुम टेंशन मत लो। अपने आप को काम किया। फिर मैंने आखिरी के 2 घंटा में मैंने जो मतलब स्पीड पकड़ा, मैंने आखिरी के 2 घंटा में जो बनाना स्टार्ट किया, उससे हुआ ये कि मेरा फर्स्ट पेपर के मुकाबले सेकंड पेपर में ज्यादा आया। और जे तो एडवांस में एक्चुअली हाँ, क्लियर भी किया। देखो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वही मैं बच्चों को देखो, अभी आज ही टेस्ट, आज मॉक टेस्ट है बच्चों का। तो कल मैं क्लास में बच्चों के सामने गया और मैंने बच्चों को समझाया, बेटा देखो कल तुम्हारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है। जो बच्चे 11th में अभी अपियर कर रहे हैं, उनका आज पहला मॉक टेस्ट है। मैं उनको बढ़िया समझाया। 11th और 12th, आई थिंक ट्वेल्थ का भी मॉक टेस्ट आज है। तो सबको मैंने समझाया कि बेटा देखो, एडवांस का पेपर आज है तुम्हारा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें स्टार्ट करना है सिंगल इंटीजर से, स्टार्ट करना है, इंटीजर से शुरू करो। इंटीजर वाला करो पहले, फिर सिंगल करेक्ट करो, बाद में मल्टीपल करेक्ट वाला करो। तो क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इंटीजर वाला में एक तो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग मोस्टली नहीं होता है इंटीजर वाला में। तो वो अपन सेफ साइड फील करते हैं। तो जो तुम कह रहे हो ना कि तुम पहले क्वेश्चन में फंस गए, वो जो स्टार मास लूज कर रहा था, तो एक्चुअली वो क्वेश्चन था ही फंसाने वाला। वो फंसा ही देता क्वेश्चन, क्योंकि वो उसमें, अब हम टीचर्स भी डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को कि तो इसमें एंग्लो मोमेंटम कंजर्व करें तो कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भी एक थॉट प्रोसेस रहेगा। तो खैर वो एक अलग बात हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, तो भी मुझे लगता है कि जो मार्क्स हैं, थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि 8-12 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। ज्यादा नहीं तो इतना तो फर्क पड़ यहाँ जाएगा। यहाँ यहाँ इतना। यहाँ पे मॉक टेस्ट वापस काम आता है, हाँ, जब वो मॉक टेस्ट को बिल्कुल, आप बिल्कुल। एक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल, करते हैं, जितनी एक्सपेरिमेंट बार करके प्रैक्टिस देखते कर, हैं। बिल्कुल सही। जितनी बार अपन ने प्रैक्टिस करी है, वो उतनी बार इस चीज में निखारते जाता है, निखारते जाते हैं। दैट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए बच्चों। देखो मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो कहता ही रहता हूँ, और देखो तुम्हारे भैया भी कह रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है। तो आदित्य, आ, मिलते हैं फिर, कभी ना कभी मिलेंगे अपन, है ना। टाइम निकलता है तो मिलते हैं। और आशा करता हूँ कि तुम और बढ़िया करो, और अपना थैंक यू नाम सर। करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, मेरा नाम रोशन करो, पूरे कोचिंग का नाम बढ़े है तुम्हारे से, है ना। तो ठीक है आदित्य,
मिलते हैं तब तक, बाय बाय, टेक केयर, है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक ऑल द बेस्ट बच्चों, यू। आप लोग के लिए भी ऑल द बेस्ट, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हैं। और आदित्य भैया से भी आप लोग ऑल द बेस्ट ले लीजिए। ठीक है। ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। थैंक यू सर।